Hello, my dear students. You all are most welcome in this channel Bio for You. अभी तक के क्लास में आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्टडी हमने कर लिया है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस एंड एएनएस। पीएनएस स्टार्ट करने से पहले, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसा होता है और देन आफ्टर फर्दर उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली इस स्ट्रक्चर के थ्रू इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका फर्दर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये कैसे होता है, किस लेयर से इसका डेवलपमेंट होता है और फर्दर किस पार्ट से ब्रेन के किस पार्ट का डेवलपमेंट होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 to 4 वीक एम्ब्रियो का है ना। तो जो 3 to 4 वीक एम्ब्रियो है उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम तो बनेगा नहीं, एक छोटे से पार्ट से उसकी शुरुआत होगी। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और इन्हीं तीनों लेयर से बॉडी के सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो ब्रेन है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसका जो ओरिजिनेशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो एक्टोडर्म जर्म लेयर से हुआ है। तो ये जो 3 to 4 वीक का जो एम्ब्रियो होता है, यानी 3 से 4 सप्ताह का जो एम्ब्रियो होता है, उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो वो एक्टोडर्म लेयर से बना हुआ होता है और एक ट्यूब के फॉर्म में होता है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूरल ट्यूब। इसको हमने नाम दे दिया है कि ये क्या है, न्यूरल ट्यूब है। ओके, इसको आप यहाँ लिख सकते हो, न्यूरल ट्यूब। ओके, ये न्यूरल ट्यूब ही है जो आगे चल के नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। इसी से नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स का ओरिजिनेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, तो बाद में क्या होता है, जब ये 3 to 4 वीक ऑफ एम्ब्रियो से 5 to 6 वीक ऑफ एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, यानी जो ये 3 से 4 सप्ताह का जो एम्ब्रियो है, बाद में इसका जब ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद जब ये 5 से 6 सप्ताह का एम्ब्रियो होता है, तो इसमें क्या फर्दर चेंजेस आते हैं। तो ये जो न्यूरल ट्यूब होता है ना, एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, जब ये 3 से 4 सप्ताह का एम्ब्रियो होता है, तब इसमें बीच में ना, ये तो एक ट्यूब था, अब बीच में इसमें कंस्ट्रिक्शंस होने लगते हैं, जगह जगह पे धसाव होने लगता है, और उसी धसाव की वजह से वो अलग अलग पार्ट्स में लिटिल बिट डिवाइड होने लगते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे हुआ है, दूसरा कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे हुआ है, यानी कि इस न्यूरल ट्यूब में इस न्यूरल ट्यूब में 2 धसाव हुआ है, 2 कंस्ट्रिक्शन हुआ है, और इसकी वजह से ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ओके, अब ये जो है ब्रेन का, यानी कि नर्वस सिस्टम जो अभी डेवलप हो रहा है, बन रहा है एम्ब्रियो में, तो ये जो ऊपरी लेयर, इसको क्या बोलेंगे, वाल बोलेंगे। जो न्यूरल ट्यूब है उसके ऊपर का ये क्या है, वाल है। अंदर का जो हिस्सा है उसे क्या नाम देंगे, उसको बोलेंगे कैविटी। अब ये जो कंस्ट्रक्शन के बाद अलग अलग पार्ट में जो ये डिवाइड हुआ है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसको हम नाम देते हैं प्रोजेनसिफेलॉन, यानी कि फोर ब्रेन। और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसको हम नाम देते हैं मेसेनसिफेलॉन, यानी कि मिड ब्रेन। और जो दूसरे धसाव के बाद, यानी दूसरे कंस्ट्रक्शन के बाद जो तीसरा पार्ट बनता है, उसको हम नाम देते हैं रोम्बेनसिफेलॉन या हिंड ब्रेन। यानी इन कंस्ट्रक्शन के बाद ये जो न्यूरल ट्यूब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स बनता है, इसको हम नाम देते हैं वेसिकल, यानी इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। ओके, और हर एक पार्ट को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनसिफेलॉन, यानी फोर ब्रेन। जो मिडिल वाला हिस्सा है उसको हम नाम देते हैं मिड ब्रेन और मेसेनसेफेलॉन। जो तीसरा हिस्सा है लास्ट वाला, उसको हम नाम देते हैं रोम्बेनसिफेलॉन या हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। यानी स्टार्टिंग में जब न्यूरल ट्यूब का पार्टीशन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन, तो उस कंस्ट्रिक्शन के फलस्वरूप जो न्यूरल ट्यूब है ना,
वो 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ओके, तो कंबाइनली उन सारे तीनों पार्ट्स को हमने नाम दिया प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, और प्रत्येक पार्ट को हमने क्या नाम दिया, तो प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन एंड रोम्बेनसिफेलॉन। प्रोजेंसिफेलॉन को हमने बोला फोर ब्रेन, मेसेंसिफेलॉन को हमने बोला मिड ब्रेन, और रोम्बेनसिफेलॉन को हमने बोला हाइंड ब्रेन। ओके, इतना समझ में आया। अब फर्दर ये जो प्रोजेंसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन है ना, ये जब आगे जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है 5वें 6ठे वीक में जब ये जाता है एम्ब्रियो, तो उस समय फर्दर इसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। तो आगे चल के ये जो प्रोजेंसिफेलॉन है और जो रोम्बेनसिफेलॉन है, इनका फर्दर डेवलपमेंट होता है अलग अलग पार्ट्स में। तो उन पार्ट्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स। सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स में मेसेंसिफेलॉन इंक्लूडेड नहीं है। उसमें क्या क्या है, सिर्फ तो प्रोजेंसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन, इनके जो पार्ट्स आएंगे वो आएंगे सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स में। ओके, अब आइए, जब ये 3 से 4 वीक का एम्ब्रियो था तो इनका किस में डेवलपमेंट हुआ न्यूरल ट्यूब का, प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन एंड रोम्बेनसिफेलॉन। तो जब ये एम्ब्रियो 5वें वीक में एंट्री किया, 5वें वीक में एंट्री करते ही ये जो प्रोजेंसिफेलॉन है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि इससे 2 पार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन के 2 पार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। कौन कौन सा, एक तो हुआ टीलेंसिफेलॉन और दूसरा हुआ डायंसिफेलॉन। यानी प्रोजेंसिफेलॉन से क्या क्या बना, टीलेंसिफेलॉन और डायंसिफेलॉन। ओके, जो मेसेंसिफेलॉन था उससे कुछ नहीं बना, वो मेसेंसिफेलॉन मिड ब्रेन का मिड ब्रेन ही रहा, लेकिन उसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ। ओके, उसके बाद ये जो रोम्बेनसिफेलॉन है, इससे भी 2 पार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो एक है मेटेनसिफेलॉन और दूसरा है माइलेनसिफेलॉन। ओके, अब इससे भी जब आगे हम चलते हैं, जब ये फर्दर इसका डेवलपमेंट होता है, तो ये जो टीलेंसिफेलॉन है ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डेवलप करता है। यानी टीलेंसिफेलॉन से 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। जो डायंसिफेलॉन था, इससे क्या क्या बनता है, तो जो डायंसिफेलॉन वाला हिस्सा है उससे बनता है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यानी एपिथैलेमस सबसे ऊपर, उसके बाद थैलेमस और उसके बाद से हाइपोथैलेमस। ओके, जो मिड ब्रेन है वो एज सच है, उसी का फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, उससे कोई और दूसरा पार्ट्स नहीं बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता वही मिड ब्रेन का मिड ब्रेन ही है। अब ये जो रोम्बेनसिफेलॉन वाला हिस्सा था जिससे 2 पार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ था, मेटेनसिफेलॉन और माइलेनसिफेलॉन, तो इसका जो मेटेनसिफेलॉन है ना, उस पार्ट से फर्दर 2 पार्ट का डेवलपमेंट हुआ। उससे 2 पार्ट्स बने ब्रेन के, कौन कौन से बने, तो एक बना पॉन्स वेरोलाई और दूसरा बना सेरेबेलम। ओके, यानी पॉन्स वेरोलाई और सेरेबेलम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, इनका डेवलपमेंट किससे हुआ है, तो इनका डेवलपमेंट हुआ है रोम्बेनसिफेलॉन के मेटेनसिफेलॉन वाले हिस्से से। ओके, यानी ये किसके पार्ट्स हैं, कुल मिला के तो हाइंड ब्रेन के। हाइंड ब्रेन में भी किसके पार्ट हैं, तो मेटेनसिफेलॉन वाले पार्ट के ये फर्दर सब पार्ट्स हैं, पॉन्स वेरोलाई और सेरेबेलम। अब जो रोम्बेनसिफेलॉन का माइलेनसिफेलॉन वाला हिस्सा था, उससे एक पार्ट का डेवलपमेंट हुआ। वो कौन सा पार्ट है, तो वो है मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके, यानी कि कुल मिला जुला के किस पार्ट से क्या बना है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यानी ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इस स्ट्रक्चर से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन के बाद चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा वेंट्रिकल्स के बारे में कि ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती हैं। उन्हीं कैविटीज़ को हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, या इसी को फर्दर हम नाम बोल देते हैं सेरेब्रल वेंट्रिकल्स। इनको वेंट्रिकल्स भी बोल सकते हैं या सेरेब्रल वेंट्रिकल्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं क्या होते हैं, एक तरह के कैविटी होती हैं जिसमें कुछ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ओके,
ये देखा जाए तो पूरे ब्रेन में इनकी संख्या 4 है। 4 वेंट्रिकल्स होते हैं पूरे ब्रेन में। और ये चारों वेंट्रिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको जो ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन दिखाया हुआ था, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया हुआ था, तो उसी में ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जब मैं ब्रेन पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें बताया था फोर ब्रेन के बारे में, और कि फोर ब्रेन का एक पार्ट क्या होता है, सेरेब्रम होता है, और वो दो फर्दर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। तो ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, एक ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक एक वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं, इनका हम नाम देते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स। यानी लैटरल वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। लैटरल वेंट्रिकल्स की संख्या कितनी है? तो 2 है। हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 1 है। ओके, अब आते हैं जो तीसरा वेंट्रिकल है, 2 तो यहाँ प्रेजेंट है, जो तीसरा वेंट्रिकल है वो कहाँ प्रेजेंट है? तो जो हमने यहाँ पे देखा था डायनसिफेलॉन से, फोर ब्रेन के डायनसिफेलॉन वाले हिस्से का, जिसका डेवलपमेंट फर्दर किस में हुआ था? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में हुआ था। तो ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, ये इन्हीं के बीच में पाया जाता है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना, जो थैलेमस 2 लोब्स में बटा होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, उनके बीच में होता है। यानी राइट थैलेमस और लेफ्ट थैलेमस के बीचों बीच ये होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। यानी हाइपोथैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है और दोनों थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं कि जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम के बीच। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है? मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। लेकिन उसमें हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं होता है? तो हाइंड ब्रेन का सेरेबेलम वाला पार्ट उसमें नहीं होता है। यानी सेरेबेलम वाले पार्ट को छोड़ के मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम के बीच में प्रेजेंट है। ओके, तो ये रहा आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन योर ब्रेन। ओके, यानी कि ब्रेन में कुल 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में। जो तीसरा वेंट्रिकल होता है वो प्रेजेंट होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में। जो चौथा वेंट्रिकल है वो प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम के बीच में। ये इनका काम क्या है? तो ये CSF को कैरी किए रहते हैं, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कैरी करते हैं। ओके, आप चाहे तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम चलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरफ। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में, क्योंकि हम लोग नर्वस सिस्टम के स्टार्टिंग लेक्चर से ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में सुनते आ रहे हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है। तो आखिर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में जब हिस्टोलॉजी बता रही थी नर्वस सिस्टम का, तो मैंने ये बताया था कि न्यूरॉन्स के अलावा भी अदर सेल्स प्रेजेंट हैं हमारे बॉडी में, जो डिफरेंट हमारे नर्वस सिस्टम में जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसमें मैंने एक सेल्स के बारे में आप लोगों को बताया था, एपेंडाइमल सेल्स। याद होगा आप लोगों को शायद। ओके, तो उस एपेंडाइमल सेल्स का क्या काम था? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता था, और जो ओल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड थे उसका फर्दर वो एब्जॉर्प्शन भी करता था। तो हम वहीं से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमने जो अभी ब्रेन पढ़ा कि ब्रेन में जो कैविटी होती है उसमें भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसके से पहले अभी जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम जब वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में पढ़ रहे थे कि उसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, बीच में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, किनारे किनारे वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, और वो जो ग्रे मैटर का जो प्रेजेंस है, जहाँ पे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है उसके बीचों बीच एक सेंट्रल कैनाल होता है जिसमें क्या भरा होता है? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। इतना सारा तो हम पढ़े हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़े हैं कि वास्तव में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है, इनका प्रेजेंस कहाँ पे है, ये बनता कहाँ है, ये बन के जाता कहाँ है।
फर्दर ये एक दूसरे से फर्दर एक जगह से दूसरी जगह ये सर्कुलेट कैसे होता है, किस माध्यम से होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की ज़रूरत क्यों है। हमारे बॉडी में तो ऑलरेडी ब्लड है ही, तो अलग से हमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्या ज़रूरत है। ओके, तो इन्हीं सारे डाउट्स को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, इसको एक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ के। अब बात करें कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इनका सर्कुलेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये मेनली हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, यानी इनका सर्कुलेशन वहाँ पे भी है ब्रेन में। ब्रेन के साथ साथ और कहाँ ये होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में भी है। ये तो हो गया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है, साथ ही ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी प्रेजेंट होता है, इनके चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है। और इनका सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है, तो ब्रेन में कुछ कैविटीज़ होती है, जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है उस कैविटीज़ के बारे में, जिसको हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स। तो इनका जो मूवमेंट होता है, इनका जो सर्कुलेशन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, वो मूवमेंट किसके द्वारा, वो सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है, तो वो सर्कुलेशन होता है वेंट्रिकल्स के द्वारा। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस। ये सब अरेक्नॉइड स्पेस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमने जो वो मेनिंजेस पढ़े थे उसमें 2 लेयर पढ़ा था हमने, पायामीटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, उसका नाम हमने दिया था सब अरेक्नॉइड स्पेस। वहाँ भी हमने बताया था कि ये क्या इसमें भरा होता है, इसमें भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसके अलावे ब्रेन को और भी डिफरेंट केमिकल्स की ज़रूरत होती है, वो सारे केमिकल्स भी इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेन में जो न्यूरॉन है और न्यूरोग्लायल सेल्स हैं उनकी ज़रूरतों को फुलफिल करता है। इसके अलावे इन ऑक्सीजन ग्लूकोज के अलावे इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, यूरिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ कैटायंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सारे कैटायंस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही कुछ अनायंस भी प्रेजेंट होते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके अलावे कुछ WBC भी प्रेजेंट होते हैं। WBC बोले तो वाइट ब्लड सेल्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कुल मिला जुला के देखें तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, लैक्टिक एसिड है, यूरिया है, कैटायंस है, अनायंस है, WBCs है। इतने सारे मेजर तौर पे इतने सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावे भी कुछ अदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत ब्रेन में प्रेजेंट न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स को होती है। ओके, तो न्यूरोग्लायल सेल्स एंड न्यूरॉन्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जो फ्लूइड होता है डिफरेंट केमिकल्स आयंस को लिए रहता है। ओके, उनको कैरी करता है। यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अगर हम कंपेयर करें ब्लड के कंपोनेंट से, तो ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये उसी से सिमिलरिटी शो करता है, ये ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही होता है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स हैं इसमें प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 80 से 150 ml के बीच में होता है। लेकिन बातों बातों में हम कभी किसी को बोल देते हैं कि अरे उसका तो दिमाग ही खाली है, लेकिन वास्तव में उसका दिमाग खाली नहीं है, ब्रेन किसी का खाली नहीं होता। जो उसमें कैविटीज़ होती हैं वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती हैं। ओके, ये अलग बात है, कुछ लोगों के दिमाग में भूसा भरा होता है कि कोई कुछ भी पढ़ाओ उनको समझ ही नहीं आता है, आप पढ़ाओ आम वो समझते हैं इमली। ओके, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर कोई कहे कि तुम्हारा तो दिमाग ही खाली है, तो आप पलट के बोल देना कि देखो मेरा दिमाग खाली नहीं है, उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। चलिए, और कितना होता है उनको ये भी बता देना कि उसमें 80 से लेके 150 ml तक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। इसलिए आप ये ना बोलो कि मेरा दिमाग खाली है। ओके, अब आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये बनता कहाँ है, तो याद कीजिए कहाँ कहाँ मैंने बताया था। जो स्टार्टिंग में हिस्टोलॉजी के टाइम पे
मैंने बताया था कि ये एपेंडाइमल सेल्स में बनता है, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। दूसरा कहाँ पे बताई थी, ये जो अभी अरेक्नॉइड स्पेस की बात हो रही है, सब अरेक्नॉइड स्पेस की, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो अरेक्नॉइड और पायामीटर होता है, तो ये जो पायामीटर है ये इससे भी सिक्रीशन होता है, इससे भी ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उनका फॉर्मेशन होता है। ओके, कुछ वेंट्रिकल्स के द्वारा तो आ ही रहा है, और कुछ जो CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स है, उनका फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, तो ये पायामीटर से हो रहा है। लेकिन मेनली हम कंसिडर करते हैं एपेंडाइमल सेल से। बट अब यहाँ पे जो बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। कहीं पे क्वेश्चन में आए, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पे ऑप्शन में अगर सिर्फ कोरोइड प्लेक्सस है तो आपको कोरोइड प्लेक्सस टिक करना है। अगर ये नहीं है, एपेंडाइमल सेल्स है, तो एपेंडाइमल सेल्स करना है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो ऑप्शन में बोथ है तो बोथ, नहीं है तो आप मोस्टली कोरोइड प्लेक्सस को ही टिक करना, क्योंकि मोस्ट कॉमनली इसी को कंसीडर किया जाता है। अब मैं बता रही हूँ कि ये कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है। ठीक है, ये जो कोरोइड प्लेक्सस होता है, ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, इनके वाल्स पे जो कैपिलरीज होती हैं, उन्हीं का ये नेटवर्क है। याद करो कि वो लेटरल वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, वो दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, उसी में कुछ उनके वाल पे ना कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। बहुत सारे कैपिलरीज आपस में मिलकर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। और ये लेटरल वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट लेटरल वेंट्रिकल्स के वॉल पे बहुत सारे कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। उन्हीं कैपिलरीज के नेटवर्क को हम नाम देते हैं कोरोइड प्लेक्सस। और ये कोरोइड प्लेक्सस एपेंडाइमल सेल्स से पूरी तरह से कवर अप हुए रहते हैं। ओके, तो नो डाउट फॉर्मेशन हो रहा है एपेंडाइमल सेल से ही, लेकिन डायरेक्टली एपेंडाइमल सेल से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिल नहीं रहा है। इसको कलेक्ट कहाँ से किया जा रहा है, इनका सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, तो कोरोइड प्लेक्सस से हो रहा है। इसीलिए चूंकि इनसे बनता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और बन के कहाँ पे आ जाता है, कोरोइड प्लेक्सस में, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वास्तव में इसका फॉर्मेशन साइट क्या है, तो इसका फॉर्मेशन साइट है कोरोइड प्लेक्सस। ये कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, उनका जो वाल है, वाल्स पे जो बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट है, उन कैपिलरीज के नेटवर्क को हम नाम देते हैं कोरोइड प्लेक्सस। और ये कोरोइड प्लेक्सस जो है एपेंडाइमल सेल्स से कवर अप होते हैं, जो वास्तव में एपेंडाइमल सेल्स CSF का फॉर्मेशन करके फर्दर फिल्ट्रेशन के बाद उसको किस में सिक्रीट कर देते हैं, कोरोइड प्लेक्सस में सिक्रीट कर देते हैं। और यहाँ से ये निकल के आगे फर्दर मूव होता है, सर्कुलेट होता है। अभी उसको भी बताऊंगी कि ये कैसे सर्कुलेट होता है। ओके, तो इसीलिए हम फॉर्मेशन साइट जो मानते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, वो क्या मानते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कोरोइड प्लेक्सस। तो ये तो हो गया कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है और इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। ओके, इतना आपको पता चल गया। अब चलिए देखते हैं कि इनका सर्कुलेशन कैसे होता है और ये किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन देखते हैं कि ये जो कोरोइड प्लेक्सस में बनता है, वहाँ से ये फर्दर सर्कुलेट होके कैसे मूव करता है और कैसे सर्कुलेट होके किस किस जगह पे जाता है। ओके, तो ये जो कोरोइड प्लेक्सस है कहाँ प्रेजेंट है, तो लेटरल वेंट्रिकल्स में। लेटरल वेंट्रिकल्स के कोरोइड प्लेक्सस में क्या हुआ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन हुआ। वहाँ से इनके कुछ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जो ओपनिंग के तौर पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक दो होल की तरह होते हैं। वहाँ से निकल के ये कहाँ जाता है, थर्ड वेंट्रिकल्स में जाते हैं। तो उस होल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना। इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना दो ओपनिंग्स हैं जिसके द्वारा लेटरल वेंट्रिकल से निकल के जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वह कहाँ जाता है, वो जाता है थर्ड वेंट्रिकल में। तो फिर इस थर्ड वेंट्रिकल से सर्कुलेट होके ये आता है फोर्थ वेंट्रिकल तक। लेकिन किसके द्वारा आता है, तो ये आता है एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन का जो नलीनुमा स्ट्रक्चर है उसी के थ्रू
होके ये थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल तक सर्कुलेट होता है। ओके, और इस एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन का दूसरा नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट। ओके, यह मिड ब्रेन का एक तरह से कह लो कि पैसेज है, नलीनुमा स्ट्रक्चर है। ओके, तो वहाँ से उसके जरिए उस रास्ते से होते हुए ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो थर्ड वेंट्रिकल से निकल के कहाँ आता है, फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल से निकल के जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में सब एरिकनॉइड स्पेसेस प्रेजेंट हैं वहाँ पे जाता है। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसके द्वारा जाता है, तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, इनसे 3 नलीनुमा स्ट्रक्चर निकला रहता है जिसको हम नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग। ये जो 3 ओपनिंग होता है उसको एक को हम नाम देते हैं मीडियन अपर्चर और ये 2 को हमने नाम दिया लैटरल अपर्चर्स। तीनों अपर्चर मिलके फोर्थ वेंट्रिकल्स में जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है उसको लेके कहाँ भेजता है, उसको लेके ये सर्कुलेट करते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ये सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ब्रेन के अंदर जो एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे भेजते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में भी जो एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच स्पेस है वहाँ पे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को भेजते हैं। कहाँ से, अब यहाँ से सब एरेक्नॉइड स्पेस से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकल के जो स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है, ये ग्रे मैटर है, ये सब वाइट मैटर है, तो ये जो सेंट्रल कैनाल है यहाँ पे जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस से निकल के ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इस सेंट्रल कैनाल में पहुँचता है, और साथ ही साथ जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो सब एरेक्नॉइड स्पेसेस प्रेजेंट है उनके बीच भी ये सर्कुलेट होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वेंट्रिकल्स का वास्तव में क्या रोल है। मैंने वेंट्रिकल्स को क्यों बताया, क्योंकि हमें यही दिखाना था कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो सर्कुलेशन होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, फर्दर उसका सर्कुलेशन कहाँ से कैसे होता है। ओके, तो इसमें डिफरेंट वेंट्रिकल्स के रोल को आपने देख लिया। अब आइए कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, इसको थोड़ा देख लें। तो ये एक तरह से कहें तो ब्रेन में या हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा ये किसी भी चोट से या किसी भी डैमेज से ब्रेन को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम काम करके। ये क्या करता है, कोई भी अगर उस पर जर्किंग आती है, कोई भी चोट लगता है, कोई भी डैमेज होता है, तो ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है सो दैट ब्रेन तक वो डैमेज ना पहुंच पाए, वो चोट ना पहुंच पाए। तो एज ए शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम की तरह काम करके ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा एक टर्म है बॉयंसी। ये फिजिक्स का टर्म है तो ज़्यादा दिमाग ना लगाना, अदरवाइज परेशान हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। बस ये मान लो कि ये एक प्रोसेस है जो क्या करता है, जो ये आप 1.5 किलो का जो दिमाग लेके घूम रहे हो, ब्रेन लेके घूम रहे हो, ये हमें फील नहीं होता। ये सर हमारे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये कभी हमें भार नहीं लगता है। ये नहीं लगता है कि हाँ हम 1.5 किलो का कोई कुछ अपने ऊपर रखे हुए हैं। तो ये ऐसा कैसे होता है, क्या करता है कि इसके ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, ये जो इसका प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देता है। प्रेशर रिड्यूस करके ब्रेन का वेट हमें फील कराता है। जैसे है तो ये 1.5 किलो का, तो ऐसा फील होता है कि ये 1.5 किलो का ना होके 10-12 ग्राम का है। ओके, तो यानी हमें इसका वेट पता नहीं चलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ बॉयंसी। तो इस पर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना जान जाना कि ये प्रेशर को, जो बेस पे प्रेशर बनता है उस प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन इतना हेवी है, 1.5 किलो का है, वो हमें उसका वेट हमें पता नहीं चलता है, उसका हेवीनेस हमें पता नहीं चलता है। ओके, इसके अलावा क्या करता है, ओके, जो ब्रेन में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करता है, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ले जाके ब्लड में डाल देता है, फिर ब्लड के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो एक तरह से कि वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। और क्या रोल प्ले कर सकता है, तो ये एंडोक्राइन मीडियम की तरह भी काम करता है ना। ब्रेन के अदर पार्ट्स तक जो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है
वो किसके थ्रू होता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए। तो जो ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसका जो मीडियम है वो क्या है, तो वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आज के क्लास में हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन वही है, छोटे हैं पर मोटे हैं। यानी कि कहने का मतलब कि है तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स, लेकिन इसके बिना नर्वस सिस्टम की स्टडी अधूरी है, नर्वस सिस्टम की कहानी अधूरी है इन तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स के बिना। इसलिए आज का क्लास बहुत ही यूज़फुल क्लास है, आप लोग इसको मिस ना कीजिए। लेक्चर को अच्छे से सुनिए, पूरे मन से सुनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। ओके, इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।